हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़े किस तरह से हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चनेयर मेथड पढ़ा था कि क्वेश्चनेयर मेथड में हम कैसे क्वेश्चनेयर तैयार करते हैं, उसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। हमने उसके मल्टी स्टेप्स जो हैं वो भी देखे थे, और एक अच्छे क्वेश्चनेयर की क्या क्या निशानियाँ होती हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनेयर, वो भी हमने कल देखा था। आज के लेक्चर में हम स्केड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्केड्यूल क्या होता है? जैसे हमारे पास क्वेश्चनेयर रहता था, एक क्वेश्चनेयर में सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते थे और ये भेज दिया जाता था रेस्पोंडेंट को, ठीक है, जिससे हमें रेस्पॉन्स कलेक्ट करने थे। रेस्पोंडेंट इस क्वेश्चनेयर को फिल करके, इसमें आंसर्स फिल करके इसको वापस मेल करता था या पोस्ट कर देता था। ठीक है, ये था क्वेश्चनेयर। लेकिन अगर हम यही क्वेश्चनर हमारे पास होता है, यहाँ हमारे पास डायरेक्टली हम इसको मेल नहीं करते हैं रेस्पोंडेंट को, बल्कि एक शख्स को भेजते हैं हम इस क्वेश्चनर के साथ। ये जाता है रेस्पोंडेंट के पास। ठीक है, रेस्पोंडेंट के पास जब जाता है, वो जो शख्स हम क्वेश्चनर के साथ भेज देते हैं, ये इन्वेस्टिगेटर खुद हो सकता है या इन्यूमरेटर हो सकता है। इन्यूमरेटर मतलब कोई भी शख्स जिसको हायर किया होगा रिसर्च अथॉरिटी ने। ठीक है, जो लोग रिसर्च करवा रहे हैं, ठीक है, या सर्वे करवा रहे हैं, वही कुछ फील्ड स्टाफ जो उनके ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भेज देते हैं इस क्वेश्चनेयर के साथ, ताकि वो रेस्पोंडेंट के पास जाके इनके आंसर्स या इनके रिस्पॉन्सेज लेके आए। इस मेथड को हम कहते हैं स्केड्यूल। ठीक है, इसलिए इसको कभी कभी कहते हैं क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर्स। सिंपल एज इट इज। मैंने आपको बोला था क्वेश्चनेयर अगर प्लान होता तो इसमें हम खाली क्वेश्चनेयर को क्वेश्चन सेट भेज देते हैं रेस्पोंडेंट को। लेकिन अगर इन्यूमरेटर लेके जाए और खुद ही फिल करे इसको, इन्यूमरेटर ना कि रेस्पोंडेंट फिल करे, तो इसको हम कहते हैं स्केड्यूल। क्लियर? डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेटर और इन्यूमरेटर पर्सनली विजिट्स इन्फॉर्मेंट अलोंग विद द क्वेश्चनियर। इन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर कोई भी शख्स हो, चाहे इन्यूमरेटर हो या इन्वेस्टिगेटर हो। इन्यूमरेटर मतलब कोई भी फील्ड स्टाफ, लेकिन ये होना चाहिए ट्रेंड या स्किल्ड होना चाहिए, जो पर्सनली विजिट करता है रिस्पोंडेंट को या इन्फॉर्मेंट को या रिसर्च पार्टिसिपेंट को। आपसे पूछा जाएगा कोई भी वर्ड यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है, कोई भी टर्म इसके बारे में पूछी जाएगी। इसको इन्फॉर्मेंट भी कहते हैं, रिसर्च पार्टिसिपेंट भी कहते हैं, इसको रिस्पोंडेंट भी कहते हैं। ठीक है, बार बार मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। अलॉन्ग विद द क्वेश्चनियर, ये इन्यूमरेटर और इन्वेस्टिगेटर हो या इन्यूमरेटर हो, ये जाता है किसके पास? रिस्पोंडेंट के पास, क्वेश्चनियर हाथ में लेके, और आस्क्स द क्वेश्चन, उसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड नोट्स डाउन द रिस्पॉन्सेज। कौन रिस्पॉन्सेज नोट करता है? यही इन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर। क्लियर? ठीक है, तो वो मेथड, वो क्वेश्चनियर मेथड जिसमें इन्यूमरेटर फिल करता है आंसर्स, न कि रेस्पोंडेंट खुद, उससे हम कहते हैं स्केड्यूल मेथड। ठीक है, अब इसकी एडुकेसी कहाँ, क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ पे सूटेबल है, कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्केड्यूल मेथड। वर फंड्स आर अवेलेबल, जहाँ हमारे पास काफ़ी फंड्स होंगे, क्योंकि इसमें इन्यूमरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें उनको हमें पहले ट्रेन करना होगा, उनको स्किल्ड बनाना होगा, उसके बाद ही हम उनको रिस्पोंडेंट्स के पास भेज सकते हैं। ऐसे किसी भी एरा गैरा को हम नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे पास ट्रेंड प्रोफेशनल्स होने चाहिए। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए या उनको उनके सैलरीज वगैरह के लिए हमारे लिए हमें बहुत फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और हमारे पास ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, अगर इसमें हमारे काफ़ी फंड्स रहेंगे, तो हम इसमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? स्केड्यूल मेथड। क्लियर? नेक्स्ट, स्किल्ड एंड ट्रेंड इन्यूमरेटर्स आर अवेलेबल। क्लियर? मैंने आपको पहले ही बताया, स्किल्ड और ट्रेंड इन्यूमरेटर्स हमारे पास होने चाहिए अवेलेबल, तब जाके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं होंगे अवेलेबल, तो उस केस में हम क्वेश्चनियर मेथड को यूज़ कर सकते हैं। मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमें एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जब हम क्वेश्चनियर यहाँ से भेज देते हैं रेस्पोंडेंट के पास, हो सकता है रेस्पोंडेंट खुद इसको फिल ना करे, या वो इसमें कोई बयासनेस करे, ठीक है, या किसी और के हाथ में देके बोल देगा कि आप इस क्वेश्चनियर को फिल करके इसको वापस पोस्ट कर दीजिएगा। तो ये इसमें चांसेस है ये एक्यूरेट भी नहीं होगा, या बिना गरज के इसको फिल कर देगा, बिना इंटरेस्ट के इसको फिल कर देगा। तो इसमें चांसेस रहते हैं कि एक्यूरेट, जो हमारे पास क्वेश्चनियर मेथड है, ये एक्यूरेट, इनएक्यूरेट भी हो सकता है और अनरिलायबल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा इन्यूमरेटर खुद जाता है, वो रेस्पोंडेंट से खुद क्वेश्चंस पूछता है, तो इसमें हमें एक्यूरेट डेटा भी मिलता है और रिलायबल डेटा भी है। रिलायबल रिजल्ट्स मतलब जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं। क्लियर? जहाँ पे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत हो, एक तो एक्यूरेट रिजल्ट्स की और रिलायबल रिजल्ट्स की, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्केड्यूल मेथड। नेक्स्ट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रिस्पोंडेंट इज पॉसिबल। ठीक है, जब हम क्वेश्चनियर भेजते थे, हमें नहीं पता था हमारे एम्प्लॉयज़ कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, हमें खाली उनका एड्रेस मालूम होता था, हमने कभी उनको देखा भी नहीं होता था,
ऐसा भी पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं रेस्पोंडेंट्स को। तो अगर हमारे पास ये 4 कंडीशंस हो, ये 4 सूटेबिलिटीज़ हो, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं आपके स्केड्यूल मेथड को। क्लियर? तो एक छोटी सी फ़र्क है स्केड्यूल और क्वेश्चनेयर में, वो है कि इसमें इन्यूमरेटर फिल करता है और क्वेश्चनेयर में खुद रेस्पोंडेंट फिल करता है। क्लियर? नेक्स्ट, इसके मेरिट्स क्या है, इसके फ़ायदे क्या है? एक तो इसके ये फ़ायदे हैं कि वाइड कवरेज है इसकी, जिस तरह से क्वेश्चनेयर मेथड की वाइड कवरेज रहती थी, इसकी भी वाइड कवरेज है। डेटा इज़ रिलायबल, मैंने आपको पहले भी बताया, इस डेटा पे हम भरोसा कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि ये डेटा हमारे इन्यूमरेटर ने कलेक्ट किया हुआ है रिस्पोंडेंट से। नेक्स्ट इज चांसेस ऑफ बायसनेस इज लेस, इसमें कम चांसेस है कि बायसनेस हो। जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चनियर में हमें पता ही नहीं था कि रिस्पोंडेंट ने खुद फिल किया या नहीं किया है, या उसने इंटरेस्ट के साथ फिल किया या नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हमारा इन्यूमरेटर खुद जाता है रिस्पोंडेंट के पास और वो क्वेश्चंस पूछ के खुद ही अपनी वो आंसर्स नोट कर लेता है इन्यूमरेटर। तो यहाँ पे बायसनेस के चांसेस कम है। नेक्स्ट इज कैन बी यूज्ड फॉर इलिटरेट रेस्पोंडेंट्स आल्सो, क्वेश्चनियर हम सिर्फ उस शख्स को भेज सकते थे जो एजुकेटेड हो, जो लिख पढ़ सकता था, लेकिन हमारे पास जो स्केड्यूल है ये हम किसी शख्स को भी भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा इन्यूमरेटर साथ रहता है, वो किसी भी लैंग्वेज में उसको क्वेश्चंस पूछ के इस जो हमारे पास क्वेश्चनियर रहता है इसमें फिल कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज इट इज क्वेश्चन कम ऑब्जर्वेशन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम क्वेश्चनियर भेज देते थे तो क्वेश्चनियर में मैं इनको साथ साथ कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों सिमिलर डेटा मेथड्स है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछे जाते हैं। इट इज़ क्वेश्चनेयर कम ऑब्जर्वेशन मेथड, जब हम क्वेश्चनेयर भेजते थे, हम मेल करते थे, तो हमें नहीं पता था किसने फिल किया, किस तरह से फिल किया, और उसकी इंटरेस्ट थी उस टाइम फिल करने की नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हमारा इन्यूमरेटर साथ होता है स्केड्यूल मेथड में, तो एक तो वो क्वेश्चनेयर भी होता है साथ साथ सालों, और साथ साथ वो ऑब्जर्व भी करता है, उस शख्स की गेस्चर्स को देखता है, उस शख्स के पोस्चर्स को देखता है, ठीक है, और उस शख्स की नकल हरकत को भी ऑब्जर्व करता है। तो ये क्वेश्चनेयर कम ऑब्जर्वेशन मेथड हुआ। स्केड्यूल मेथड इज क्वेश्चनेयर कम ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, ये थे कुछ फायदे किसके, स्केड्यूल मेथड के। अब इसके नुकसान क्या हैं, इसके डेमेरिट्स क्या है? इट इज़ एक्सपेंसिव मेथड, मैंने आपको पहले ही बताया, ये हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास एनफ फंड्स हो। अगर हमारे पास फंड्स काफ़ी नहीं होंगे तो हम इस टेक्निक को इस्तेमाल डेटा कलेक्ट करने के लिए नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, यहाँ इन्यूमरेटर को खुद जाना होगा, हो सकता है कभी उसको रिस्पोंडेंट ना मिले, वहाँ पे उसको दोबारा जाना पड़ेगा, वहाँ से रिस्पॉन्सेज लेने पड़ेंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक इन्यूमरेटर हार्डली दिन में 10-15 लोगों को मिल सकता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। ट्रेंड इन्यूमरेटर इज रिक्वायर्ड टू एक्वायर रिलायबल डेटा, हमारे पास ट्रेंड इन्यूमरेटर होने चाहिए जो डेटा वहाँ से कलेक्ट करें और जिनको जो अच्छी तरह से वो आंसर्स को वहाँ पे नोट करें, इसके लिए ट्रेंड इन्यूमरेटर होना चाहिए। ठीक है, हालांकि क्वेश्चनेयर में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चनेयर में रेस्पोंडेंट लिटरेट होता है, वो खुद ही आंसर्स को फिल करता है। नेक्स्ट इज फ्रेमिंग आइडियल क्वेश्चनेयर इज डिफ़िकल्ट। अब हम जब क्वेश्चनेयर बनाते हैं तो इसको बनाने का जो तरीका है मैंने आपको कल बताया था, इसमें भी क्वेश्चनेयर ही होता है, और ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट तरीका है, इसमें बहुत सारे मल्टी स्टेप्स मैंने आपको बताया था किस तरह से क्वेश्चनेयर को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करना, ये भी इसका एक डिमेरिट है, क्योंकि होता तो ये क्वेश्चनेयर ही है, लेकिन इसको इन्यूमरेटर फिल करता है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ याद आई, किसी स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने उसको कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश की, उसने पूछा था मुझे, सर ये अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर क्या होता है, इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो गया। देखिए बेटा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, इसी तरह स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चनियर बनाना होगा, तो इसके लिए आपको फॉर एग्जांपल एक कंपनी क्वेश्चनियर बना रही है अपने कस्टमर्स के लिए या अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके लिए पहले से एक टीम तैयार की जाती है। एक टीम तैयार करने के बाद प्लान किया जाता है कब इसमें कंटेंट डेवलपर भी होना चाहिए, ठीक है, इसमें एक मैनेजर भी होना चाहिए जो पूरे टीम को मैनेज करें, और इसके बाद इसमें डिज़ाइनर भी होना चाहिए जो लेआउट वगैरह दे, और इसमें टेस्टर्स भी होने चाहिए जिन पे पायलट सर्वे वगैरह किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा टीम होना चाहिए इस क्वेश्चनियर को तैयार करने में। अगर हम इस तरह से क्वेश्चनियर बना लेते हैं, इससे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर।
अगर हम इस तरह से क्वेश्चनेयर ना बनाएं, फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप एक रिसर्चर है, आप किसी काम से किसी स्कूल में जाते हैं, लेकिन यूं ही आप किसी स्कूल में पहुंच जाते हैं, वहां आपको ख्याल आता है कि क्यों ना मैं यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका हूँ स्कूल में, क्यों ना मैं यहाँ पे एक सर्वे कर लूँ। तो आप क्या करते हैं, अपना लैपटॉप निकालते हैं, लैपटॉप में अपना वर्ड खोल के आप यहाँ पे सेटअप क्वेश्चंस बनाते हैं। रैंडमली अपने क्वेश्चन सेटअप क्वेश्चंस बनाए, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, यहाँ पे बैठ के आपने क्वेश्चन सेट बना दिया। हो सकता है ये क्वेश्चंस जो है वो प्रिसाइज ना हो, वो क्लियर ना हो, अच्छे ना हो क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेट जब आपने तैयार किया, आपने वहीं पे प्रिंट करवा के बच्चों में ये एक्सक्यूज मी बच्चों में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं थी, रैंडमली आपने क्वेश्चनेयर तैयार किया खुद ही, और बच्चों में ये फॉर्म्स, ये जो आपने क्वेश्चनेयर बनाया, ये सबमिट कर दिए और वहाँ से उनसे रिस्पॉन्सेज ले लिए। इसको हम कहेंगे अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। क्लियर? यहाँ पे कंफ्यूजन अब नहीं रहा ना कि क्या होता है अनस्ट्रक्चर्ड और क्या होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। चलिए, स्केड्यूल मेथड हमने पढ़ा, इसमें न्यूमरेटर फिल करता है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा फ्रॉम लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स। मैंने आपको बताया था ये जो हमारे पास न्यूज़पेपर रहता है, इस न्यूज़पेपर में हमारे पास प्राइमरी डेटा भी होता है और इसमें हमारे पास सेकेंडरी डेटा भी होता है। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो न्यूज़पेपर के अपने कॉरस्पॉन्डेंट्स ने उनको स्टोरीज दिए हैं, या कहीं पे कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी घटना हो जाती है, उनके लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स रहते हैं, जैसे किसी न्यूज़ चैनल के लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स रहते हैं, तो इसी तरह न्यूज़पेपर्स के भी कुछ अपने लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स रहते हैं, वो वहाँ उस घटना को नोट करके अपने अखबार में छाप देते हैं, तो उससे हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। लेकिन कभी कभी कोई भी कहीं से भी आर्टिकल उठा के उस आर्टिकल को चिपका देता है न्यूज़पेपर में, तो वो वहाँ पे सेकेंडरी डेटा हुआ, ठीक है। ये हमारे पास प्राइमरी डेटा भी है और यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी डेटा भी है। सो न्यूज़पेपर कंटेन्स बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी डेटा। अब हम देखेंगे जो हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है, हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पे जो लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स होते हैं न्यूज़पेपर्स में, वो जब डेटा देते हैं किस तरह से वो डेटा वगैरह कलेक्ट किया जाता है, उसके फ़ायदे कहाँ पे क्या है और किस तरह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, ये भी हमारे पास एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड, डेटा फ्रॉम लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स, याद रखिएगा इसको। इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स ए लोकल कॉरस्पॉन्डेंट। ये जो इन्वेस्टिगेटर होता है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर कौन हुआ, ये न्यूज़पेपर एजेंसी हो सकती है, ठीक है, ये न्यूज़ चैनल के कुछ बाशिंदे हो सकते हैं, तो वो अपॉइंट करते हैं लोकल कॉरस्पॉन्डेंट को, और एजेंट हु कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर को हम इन्वेस्टिगेटर कहेंगे, तो वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, इसलिए वो लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स को हायर करते हैं, अपने एजेंट्स को बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हर एक लोकल प्लेस पे उन्होंने अपना एजेंट बनाया हुआ है, तो उसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो इन्वेस्टिगेटर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है। लेकिन यहाँ पे ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड है, क्योंकि पहली बार इस डेटा को कलेक्ट किया किसने, इस एजेंट ने, ठीक है, इसलिए हमारे लिए ये प्राइमरी डेटा बन जाता है। अब कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, जहाँ मुझे रेगुलर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम लोकल कॉरस्पॉन्डेंट जब किसी न्यूज़पेपर का या किसी न्यूज़ एजेंसी का कहीं पे रहता है, तो वहाँ पे जो लोकल कॉरस्पॉन्डेंट रहता है उसके ये चांसेस होते हैं कि कहीं पे भी किसी भी टाइम कोई भी घटना हो जाती है, कोई भी वारदात वगैरह हो जाती है, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे, इसलिए रेगुलर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत रहती है। यहाँ पे हम लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स का यूज़ करते हैं। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वाइड, और इन्वेस्टिगेटर न्यूज़पेपर वाले हर एक जगह नहीं जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने कॉरस्पॉन्डेंट्स रखे हुए हैं ताकि वो हर एक जगह अपने कॉरस्पॉन्डेंट से डेटा कलेक्ट करवाए। इसकी वाइड रेंज रहती है, जब वाइड रेंज रहेगी तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स की। नेक्स्ट इज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमें एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो कहीं से भी कभी उधर इधर की इन्फॉर्मेशन उठा के ऐसे चिपका देते हैं। आपने आज न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देखा ही होगा, या न्यूज़पेपर्स में क्या लिखा हुआ होता है, सूत्रों के अनुसार ये पता चला कि वहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। वो सूत्र कौन होते हैं, वो शर्मा जी का बेटा होता है, ठीक है। इसलिए इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है। आप न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स पे ज़्यादा भरोसा ना करें, ये ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए,
मेरिट्स क्या है इसकी, पहले ही मैंने बताया, इसकी वाइड कवरेज है, कॉस्ट एफिशिएंट मेथड। इन्वेस्टिगेटर को हर एक जगह ट्रैवल करके वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर उनके लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं वो फ़ोन के ज़रिए या किसी आर्टिकल या स्टोरी के ज़रिए वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। टाइम एफिशिएंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नहीं जाना पड़ेगा हर एक जगह, तो आपके लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स आपको डेटा वहाँ से दे देते हैं। इसके डेमेरिट्स क्या है, इसके डेमेरिट्स है चांसेस ऑफ पर्सनल बायस, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी मिनिस्टर वगैरह की शादी है, तो इस पे कोई लोकल कॉरस्पॉन्डेंट स्टोरी कर रहा है, अगर ये मिनिस्टर का बंदा ही निकला ये लोकल कॉरस्पॉन्डेंट, तो ये इस मिनिस्टर के बारे में अच्छी स्टोरी लिखेगा। अगर ये इसके खिलाफ होगा तो ये इसके अपोजिट भी ले सकता है, लिख सकता है, इसलिए यहाँ पे पर्सनल बायस के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा लोकल कॉरस्पॉन्डेंट है, ये अगर किसी के बारे में स्टोरी लिखता है, बनाता है कोई स्टोरी, तो ये इसमें चांसेस है इसमें पर्सनल बायस भी होगा। अगर इसकी अच्छी इसके साथ बनती है तो अच्छा लिखेगा, अगर नहीं बनती है तो बुरा लिखेगा, ठीक है। तो ये एक इसका नुकसान है कि इसमें पर्सनल बायस का चांसेस रहता है। लेस सिक्योरेट होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, ये उतना इस पर हम उतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोकल कॉरस्पॉन्डेंट से जो डेटा मिलता है वो हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं रहता है, इसलिए हम जहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे हम लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, ठीक है, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी मतलब कभी कभी ये ओरिजिनल डेटा नहीं रहता है, किसी और से उठा के वो डेटा आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, इसलिए ये ओरिजिनल डेटा नहीं रहता है, ये खुद उसने कलेक्ट नहीं किया होता है, किसी और से किसी और लोकल कॉरस्पॉन्डेंट किसी और चैनल के लोकल कॉरस्पॉन्डेंट से उसने इन्फॉर्मेशन ली और आपके पास भेज दिया, तो इसमें ओरिजिनलिटी नहीं रहती है ज़्यादा। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कॉरस्पॉन्डेंट्स वहाँ पे होंगे तो हो सकता है उनकी अलग अलग न्यूज़ हमारे पास आ जाए, वो अपनी तरह से अलग अलग स्टोरी पेश करे, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी भी नहीं रहती है। क्लियर, ये है कुछ डेमेरिट्स हमारे लोकल कॉरस्पॉन्डेंट मेथड के, ये हमारे पास प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड ही है। अब हम देखेंगे हमारे पास जो हमने क्वेश्चनेयर मेथड पढ़ा और स्केड्यूल पढ़ा, तो इसमें क्या है मेन डिफरेंसेस, ठीक है। ये हमारे मेन डिफरेंसेस क्वेश्चनेयर मेथड और शेड्यूल के दरमियान। एक है हमारे पास क्वेश्चनेयर जो है वो हम मेल कर सकते हैं, चाहे हम ईमेल कर लें या हम इसको पोस्ट कर सकते हैं, फिल्ड बाय इन्यूमरेटर, लेकिन यह मेल नहीं करते हैं, यहाँ इन्यूमरेटर इसको लेके जाता है और वो ही खुद फिल करता है। इट्स चीप मेथड, इट्स एक्सपेंसिव मेथड, मैंने आपको बताया था इसमें फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस चार्ट को अपने सामने रखेंगे ना एग्जाम से पहले, तो आपको क्वेश्चनेयर और शेड्यूल यहाँ पे आपने समझ लिया, आप इसको शेड्यूल भी कह सकते हैं, स्केड्यूल, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे इस चार्ट को अपने सामने रखेंगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चनेयर भी क्लियर हो जाएगा और स्केड्यूल भी क्लियर हो जाएगा। ये चीप रहता है हमारे लिए और ये रहता है एक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें इन्यूमरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है और वो भी स्किल्ड एंड ट्रेंड इन्यूमरेटर्स। नॉन रिस्पॉन्स इज हाई, ठीक है, इसमें रिस्पॉन्स बहुत कम आता है, हो सकता है रिस्पोंडेंट कभी रिस्पॉन्स ही ना दे, वापस मेल ही ना करे उस क्वेश्चनेयर को, लेकिन इसमें नॉन रिस्पॉन्स इज लो, यानी कि इसमें रिस्पॉन्स हाई है, ठीक है। नॉन रिस्पॉन्स इज लो मतलब रिस्पॉन्स इज हाई, इसमें इन्यूमरेटर साथ रहता है और यहाँ पे जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो यहाँ पे फंस जाता है और उसको आंसर करना ही करने पड़ेगा, तो इसमें रिस्पॉन्स बहुत हाई है, यानी कि नॉन रिस्पॉन्स इज लो। चलिए, रिस्पोंडेंट नॉट क्लियर, रिस्पोंडेंट यहाँ पे क्लियर नहीं होता है, ठीक है, यानी कि हमें नहीं पता है कौन कौन रिस्पोंडेंट है, हमने ऐसे ही ईमेल भेज दिया कुछ 20 लोगों को या 200 लोगों को ईमेल भेज दिया, हमें नहीं पता है रेस्पोंडेंट सामने कौन है, लेकिन यहाँ पे रेस्पोंडेंट हमारे सामने रहता है, रेस्पोंडेंट इज नोन, क्योंकि हमें उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ से कांटेक्ट करके हमें खुद फिल करना पड़ेगा क्वेश्चनेयर, तो यहाँ हमारे पास रेस्पोंडेंट जान पहचान का बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें जान पहचान नहीं होती है रेस्पोंडेंट के साथ। नेक्स्ट इज स्लो, ये स्लो है, कभी कभी रिप्लाई करता है, कभी नहीं रिप्लाई करता है, कभी पोस्ट के थ्रू लेट हो जाता है, लेकिन ये बड़ा फास्ट है, इन्यूमरेटर वहीं पे फिल करके इस डेटा को वापस लेके आ जाता है। नेक्स्ट इज रेस्पोंडेंट टू बी लिटरेट, यहाँ पे रेस्पोंडेंट लिटरेट होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ अगर लिटरेट ना भी हो तब भी हमारा इन्यूमरेटर साथ है, वो उसको क्वेश्चंस वगैरह समझा देगा। हाई रिस्क का बयास, इसमें बयास के हाई चांसेस है, कोई भी फिल कर सकता है इसको, रिस्पोंडेंट अगर इंटरेस्ट नहीं हो किसी बच्चे को चिपका देगा और कहेगा इसको फिल कर दो, लेकिन यहाँ पे बयास का रिस्क नहीं रहता है, अगर रिस्क रहेगा भी वो रिस्क किसकी तरफ से रहेगा, इन्यूमरेटर की तरफ से, लेकिन लो रिस्क ऑफ बयास है, यानी कि कम चांसेस हैं कि रिस्पोंडेंट जो आंसर देगा, क्योंकि रिस्पोंडेंट भी रहता है वहाँ पे और इन्यूमरेटर भी रहता है, इसलिए यहाँ पे बयास के चांसेस कम रहते हैं।
नीड्स टू बी अट्रैक्टिव। ये जो क्वेश्चनेयर है ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, इसको फिल करते समय अच्छा लगना चाहिए रिस्पोंडेंट को, और उसको मज़ा भी आना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्टेड फील होना चाहिए। लेकिन यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फिल कर रहा है ये हमारा इन्यूमरेटर फिल कर रहा है। इसमें इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन ये फिल कौन करेगा? इन्यूमरेटर। इसको नहीं देखता है आपका रेस्पोंडेंट, क्योंकि ये फिल कौन करता है? इन्यूमरेटर। वो क्वेश्चन पूछता है रेस्पोंडेंट से, रेस्पोंडेंट आंसर करता है और इन्यूमरेटर उनको फिल करता है। नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा ऑब्जर्वेशन कैन बी यूज्ड। मैंने आपको बताया था ये जो हमारे पास स्केड्यूल है इट इज ऑब्जर्वेशन कम क्वेश्चनेयर मेथड, लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये चार्ट अपने सामने रखेंगे तो क्वेश्चनेयर भी आपका क्लियर हो जाएगा, स्केड्यूल भी क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आपको कभी कभी मेरे पास खाली पेन और पेपर है, इसी पेन और पेपर से मैं बहुत जगहों से आपके लिए कंटेंट लेके आ रहा हूँ ताकि आपको मैं बेस्ट पॉसिबल कंटेंट दूँ। मेरे पास कोई हाई फाई IWT नहीं है, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स वगैरह मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मेरे पास खाली पेन और पेपर है, उसी का इस्तेमाल करके मैं आपको कोशिश करता हूँ, अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाऊँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रहते हैं कुछ और प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स, जिनको हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। बाकी जो रहते हैं उनको कल हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं हम कितने हम कंप्लीट कर सकते हैं। और एक मेथड है हमारे पास वारंटी कार्ड्स, पोस्टल साइज्ड कार्ड्स ठीक है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं किसी भी मॉल में जाके वगैरह, तो वहाँ पे हमें एक वारंटी कार्ड दिया जाता था। अब इनका कम इस्तेमाल होता है, पहले हुआ करता था। तो वारंटी कार्ड को हमें फिल करके वापस मेल करना पड़ता था या पोस्ट के थ्रू भेजना पड़ता था कंपनी को, ठीक है। उसमें एड्रेस दिया हुआ होता था और हमें उसमें अपने कुछ आंसर्स फिल करके वापस भेज देना पड़ता था, ठीक है। ये पोस्टल साइज्ड कार्ड्स होते थे, इसमें एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ था, हमें सिर्फ रिस्पॉन्सेस फिल करके भेज देना था। इससे हमारे पास डेटा आ जाता था, कंपनी के पास कुछ डेटा आ जाता था और उस डेटा को कंपनी यूज़ करती थी। तो ये भी हमारे पास एक प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का तरीका था। वारंटी कार्ड्स याद रखिएगा, वारंटी कार्ड्स में क्या होते थे, कुछ क्वेश्चंस होते थे, उनका रेस्पॉन्स दे के उसमें ऑलरेडी एड्रेस मेंशन किया होता था, उसको पोस्ट करके वापस कंपनी को भेज दिया जाता था। यह है हमारे पास एक और तरीका प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटर, ऑडिटर्स और स्टोर। जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं या मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, उनके पास सेल्समैन होते हैं। फॉर एग्जांपल आप मारुति सुजुकी के शोरूम में जाते हैं, हुंडई के शोरूम में जाते हैं, तो जब आप वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे सेल्समैन रहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी खरीद लिया आपने, उसके बाद आपको वो सेल्समैन कहते हैं सर आप प्लीज़ इस फीडबैक फॉर्म को फिल कर देंगे। तो वो क्या होता है एक्चुअली वो होता है यही डिस्ट्रीब्यूटर ऑडिटर्स या स्टोर्स में जो हम वहाँ पे ऑडिट्स वगैरह होते थे, तो वहाँ पे जो हमारे पास फीडबैक्स वगैरह रहते हैं उसको फिल करते समय कस्टमर अपने कुछ रिव्यूज देता है, अपने कुछ फीडबैक्स देता है, ठीक है। तो वही फीडबैक्स एज ए प्राइमरी डेटा रखती है कंपनी अपने पास, ठीक है। उसको वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस हुआ, स्टाफ कैसे उसके साथ पेश आया, वहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक और प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर पैनल्स। कंज्यूमर मेंटेनेंस डिटेल्ड डेली रिकॉर्ड्स। कंज्यूमर पैनल्स क्या होते हैं? यहाँ पे जो भी कंज्यूमर यानी कि कोई भी कस्टमर जो आता है, वो फॉर एग्जांपल किसी मॉल में आता है कुछ रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए, ठीक है। जब वो आता है तो उसका एक रिकॉर्ड रख लिया जाता है, ठीक है। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तरीका है इसमें ये होता है कि हम देखते हैं कि कौन से कस्टमर की क्या नीड्स है, ठीक है, कौन से कस्टमर की क्या क्या नीड्स है। तो जब हम देखते हैं ये कस्टमर अक्सर ये चीज़ें खरीद लेता है, तो उससे हमारा ट्रैक बन जाता है कि हमारे कौन कौन सी चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। और एक तरीका ये है, अगर हमारे पास ये डेटा रहेगा कि कस्टमर ने कौन कौन सी चीज़ें खरीद ली है। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने मोबाइल फ़ोन खरीद लिया, किस कंपनी का खरीद लिया, फॉर एग्जांपल उसने सैमसंग का खरीद लिया, तो सैमसंग का इसके बाद है इसको सैमसंग के चार्जर की भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर चार्जर साथ ना हो। इसको सैमसंग की ईयरफोन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपनी क्या करती है, या जो ये यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं, ये जो हमारे पास मॉल्स वगैरह होते हैं, वो ये रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। तो इस रिकॉर्ड के थ्रू वो ये चीज़ें अवेलेबल रखते हैं, ठीक है, ताकि इनके कस्टमर्स ये जिन्होंने मोबाइल खरीद लिया, ये चीज़ों की भी डिमांड हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक कस्टमर है, ठीक है, इसने फॉर एग्जांपल चाय खरीद ली, चाय पत्ती खरीद ली। तो चाय पत्ती इसने खरीद ली, इसके बाद चांसेस है ये बंदा जो है ये शुगर भी खरीदेगा,
ठीक है। जब हमारे पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि किसी कस्टमर ने अक्सर किस चीज़ की डिमांड किया, फॉर एग्जांपल इसने कॉफ़ी ज़्यादा नहीं लिए, इसने खाली टी लीव्स ले लिए, तो टी लीव्स ले लिए, इसके बाद इसको शुगर की ज़रूरत पड़ेगी, इसको कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इससे हमें ईजी हो जाता है, जो कंपनी होते हैं उनको ईजी हो जाता है, उनको कस्टमर्स की तरफ से कौन कौन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होगी। तो ये भी ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अभी, ठीक है। ये हमारे रिकमेंडेशन सिस्टम में भी आ जाता है। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल आपने गूगल से कोई चीज़ सर्च कर ली, ठीक है, या फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ सर्च कर ली, आपने मोबाइल फ़ोन या कोई और चीज़, ईयरफोन्स वगैरह यहाँ से आपने सर्च किए, ठीक है। जब आपने फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ सर्च की, आप देख रहे होंगे जब आप अपने फेसबुक पे जाएंगे, फेसबुक पे आपको ईयरफोन जो आपने वहाँ पे देखा है उसी तरह के रिकमेंडेशंस आ जाएंगे कि ये ईयरफोन्स इस रेट पे अवेलेबल है। आपने कभी इस चीज़ पे गौर किया? ये बेस होता है एक रिकमेंडेशन सिस्टम पे, ठीक है। ये रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे काम करता है? ये कस्टमर ने जो यहाँ पे चॉइसेस यहाँ पे फिल की है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट में या अमेजन में, तो इस चीज़ को नोट किया जा रहा है, आपके ईमेल आईडी के साथ इसको लिंक करके नोट किया जाता है, और जो ही आप फेसबुक खोलते हैं आपको वही रिकमेंडेशन जाते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है डेटा कलेक्ट करने का। यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा ही मशीन लर्निंग में घुस रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कंज्यूमर पैनल्स, जहाँ पे कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है कि इसके डेली डिमांड्स जो है क्या क्या है, उसके थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है कस्टमर से। ये भी हमारे पास प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने का एक तरीका है, कंज्यूमर पैनल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल डिवाइसेस। हमारे पास फॉर एग्जांपल कैमरास वगैरह है, कैमरास जो लगे हुए होते हैं स्ट्रीट्स वगैरह पे, जो कैमरास लगे हुए हैं उनके थ्रू भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे हमारे पास रेटिंग्स होते हैं किसी प्रोडक्ट के, अगर हम देखेंगे किसी भी चीज़ को हम खरीदना चाहते हैं ये फ्लिपकार्ट वगैरह पे या अमेजन पे, उसके रेटिंग्स देखते हैं, उसके रिव्यूज़ वगैरह देखते हैं। ये रिव्यूज़ और रेटिंग्स जो है हमारे पास प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने का तरीका है। मैंने कल भी शायद इसका जिक्र किया था, इसे हम कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है, सेंटिमेंट एनालिसिस। अगर फॉर एग्जांपल आपको मूवी देखने जाना होगा तो पहले आप उसकी रेटिंग देखते हैं, इसके रिव्यूज़ क्या है, ठीक है, उसके बाद ही आप उस मूवी को देखने जाते हैं। तो ये है कंपनी के पास, या फॉर एग्जांपल जो फिल्म इंडस्ट्री है उनके पास प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का एक तरीका, ठीक है। ये है हमारे पास कुछ और प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स। इसके बाद आता है हमारे पास प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हमारे पास जो रहते हैं, इसे हम कभी कभी, इट्स ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट इंटरव्यू। हमने इनडायरेक्ट इंटरव्यूइंग पढ़ी थी, लेकिन ये कुछ और टेक्निक्स है जो हम कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस वगैरह यूज़ करके, कुछ और तरीके, कुछ और टेस्ट्स यूज़ करके हम इनडायरेक्ट इंटरव्यूइंग में ही ये आ जाता है। तो इसके थ्रू भी हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ये लेक्चर हम कल कल यहाँ से कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हमारा रहता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। उसमें हमने कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें हमने सिर्फ ये देखना होगा कि कौन कौन है हमारे पास सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स, ठीक ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास रेडीमेड डेटा होता है। इसके बाद हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, आपके एमसीक्यूज़ भी आ जाएंगे, और आप देखेंगे आपके पास जो एमसीक्यूज़ सेट में लेके आ जाऊँगा, इंशाल्लाह मैक्सिमम क्वेश्चन चांसेस यही है कि उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने इतना थरली आपको इस टॉपिक को पढ़ाया है। अब हमारे प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड, और उसके बाद जो हमारे क्वेश्चनेयर हैं, ये तीनों टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। इसके एमसीक्यूज आ जाएंगे, आप देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम चांसेस है कि इससे बाहर क्वेश्चन आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। चलिए यहीं पे इजाज़त लेते हैं आज के लेक्चर का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।